students, I'm Meenakshi Dayani and welcome to my channel. आज मैं इकोनॉमिक्स +2 इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ 1 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड आगे भी और लेकर के आऊँगी 6 मार्क्स वगैरह के हिसाब से. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, दे आर क्वाइट गुड क्वेश्चंस और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपका जो नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है उसमें 1 नंबर में भी आएगा, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, इनफैक्ट 6 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक, 6 मार्क्स में तो आता ही है. तो सबसे पहले अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज 350 करोड़, change in stock is -50 crores and intermediate consumption is 200 crores, find the amount of sales. 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है ये. कैसे करोगे आप इसको? फॉर्मूला सबसे पहले लिखो GVA/NP यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो होता है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका फॉर्मूला ये होता है. तो ये अपने को GVA/NP ये देखो ये दे रखा है 350 करोड़ का, तो 350 करोड़ इज इक्वल टू सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक 50 करोड़ और 250 करोड़ का हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. नाउ कीप सेल्स ओवर हियर, ये दोनों इज इक्वल टू के इधर से इधर ले जाओगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 600 करोड़ का मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन करेंसी डिवैल्यूएशन. ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बहुत डिटेल्स में भी एक्सप्लेन किया है. अप्रिसिएशन वाला भी किया है और डेप्रिसिएशन वाला भी किया है. तो सबसे पहला चीज जो है या जो ये क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर में आया हुआ था. अच्छा, एक चीज आपको बताती हूँ, हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि आधा हमने सही लिखा है तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हमको डिफरेंस कहता है तो दोनों साइड प्रॉपर होना जरूरी होता है. ठीक है. तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी तब करती है जब डोमेस्टिक करेंसी फॉल कर जाती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो फॉल कर जाती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अदर कंट्रीज. अगर मैं इन रिलेशन टू द अदर कंट्रीज ऑफ द जो कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं. ठीक है. वेयरएज करेंसी डिवैल्यूएशन कब होती है? इसमें भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज जो होती है वो फॉल कर जाती है, लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लानिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो डेप्रिसिएशन अपने आप होता है और डिवैल्यूएशन सेंट्रल बैंक करता है. फाइन. नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. In light of this statement, explain any two significance of public expenditure. देखिए इसके 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. You have to write it. Increases economic growth and increases economic welfare. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है हमारा कि इन रिलेशन मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. तो आप ये चीज कैसे कह सकते हो? तो सबसे पहली चीज इंक्रीजेस इकोनॉमिक ग्रोथ. आपको पता है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोसेस करता है, एक्सेलरेट करता है, और क्योंकि सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है उससे ही देश का डेवलपमेंट हो पाता है. और ये यूनिक इंपॉर्टेंस रखता है पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेशली डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि नई इंडस्ट्रीज जो होती है वो एस्टैब्लिश होती है. इससे क्या होगा कि पब्लिक जो ओवरहेड होते हैं उनका डेवलपमेंट इंश्योर होता है. ओवरहेड कॉस्ट जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, जैसे कि रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब जो होता है ये पॉसिबल हो पाता है. एंड सेकेंड चीज है हमारे पास कि इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज करता है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से पर्टिकुलरली जब पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉवर्टी इरेडिकेशन की तरफ या अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ या हेल्थ की तरफ, हमारा जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के एजुकेशन की तरफ जब फोकस्ड रहता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये इकोनॉमिक डिवाइड जो होता है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में उनको इराडिकेट करता है और इसकी वजह से सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है. ठीक है. इसी में ऑल में आया था ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन एनी 3 implications ऑफ लार्जर फिस्कल डेफिसिट. ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि 3 implications क्या क्या होते हैं. एक तो नेशनल डेट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो होता है इसकी वजह से नेशनल डेट क्रिएट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उनको बोरिंग्स करनी पड़ती है टू कम्बैट द डेफिसिट, मतलब डेफिसिट को मीट करने के लिए. माने ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको ऐसे यूज करेंगे तो अच्छा लगता है आंसर, बट यू कैन ऑल्सो राइट मीट करने के लिए या यू कैन राइट कम्बैट. तो कम्बैट करने के लिए या मीट करने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है ताकि वो अपने जो डेट है उनसे निकल सके. और नेशनल डेट आपको पता है कि ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमेशा एक बर्डन रहता है, और इसीलिए फ्यूचर जनरेशंस जो होते हैं हमारी इकोनॉमी से क्या लेकर के जाएंगे, हाई प्रेशर में होते हैं, बहुत सारी बोरोइंग्स होती हैं, खाली खजाना मिलता है, तो ये प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट है लो जीडीपी. लो जीडीपी आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है मैंने. लो जीडीपी जो होता है इन केस अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है हमारी नेशनल इनकम का
वो हम डेट्स को चुकाने में या जो डेट्स पे इंटरेस्ट होता है उसको चुकाने में हम निकाल देते हैं। तो दैट इज वाई हमारा जो पैसा जो होता है वो देश के डेवलपमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कम खर्चा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो होता है इकोनॉमी का वो फॉल कर जाता है। एंड थर्ड है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब जब हाई फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को बोरिंग ज्यादा करनी पड़ती है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था। तो मनी मार्केट से ज़्यादा अगर वो बोरोइंग्स करते हैं तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो कम हो जाते हैं। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स रहेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी जो होती है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक शटडाउन की तरफ जाने लगती है, स्लो डाउन की तरफ जाने लगती है, और इस चीज़ को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी ये क्वेश्चन करवाया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वही आपको पता होगा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है पुराने वीडियोस में, आप इसे देख सकते हो कि जो +2 इकोनॉमिक्स की जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखो, आपको उसमें ये चीज मिल भी जाएगी। टू जो एक्सटेंट मतलब द एक्सटेंट टू विच जो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड होती है इट बिकम्स हायर दैन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जैसे मेरा यहाँ पे अटेन हो जाता है, ठीक है, मैंने पॉइंट्स ये देखिए ADF, यहाँ पे मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेन हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमने और ज्यादा एक्सपेंडिचर किया ADP तक, यानी कि मेरा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और यहाँ पे ये फिगर हमने बनाया है, आपको ये दिख रहा है कि ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया है EF, यहाँ पे F लिख देती हूँ, FE वाला ये जो शेडेड पोर्शन है ये इन्फ्लेशनरी गैप है। ये ADP है, ADF है, 45 डिग्री इस एंगल पे AS इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू Y की जो लाइन बनती है वो है ये टोटल एक्सपेंडिचर और ये इनकम एम्प्लॉयमेंट। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करके आप इसको करोगे, ठीक है। इसका ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेफिसिट डिमांड को एक्सप्लेन करो, तो ये भी आपको पता है यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, फाइन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे काफी अच्छे लगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। अगर आप जैसे कि एक आपको छोटा सा क्वेश्चन और बताती हूँ कि हमको एक्सप्लेन करना है कि वेदर द स्टेटमेंट्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। अब ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, बट ये आया है 4 मार्क्स के अंदर में, क्योंकि इसमें 4 स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए। सबसे पहला करंट अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स का, इट रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको पता है ये फॉल्स है, क्योंकि करंट अकाउंट में हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी इंक्लूड होते हैं। सेकेंड था इसके अंदर में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। तो ये ट्रू है, क्योंकि हर तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यानी कि FDI हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, ये सब कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। तीसरा कंडीशन था कि ये इंप्रूवमेंट इन एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्रीज करेंसी ऑलवेज इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर BOP। सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट कंट्री का करेंसी का बेटर हो भी जाता है तो इसका मतलब लेस रुपीज आप पे करोगे डॉलर के लिए इन कंपैरिजन टू बिफोर, मतलब हमारे कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की वैल्यू वो अप्रिशिएट कर गई है, ठीक है। तो इट पॉइंट्स टू रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट। हालांकि डेवलपिंग कंट्री में ये हमेशा डिजायर्ड नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि US जो है अब लेस इंडियन गुड्स लेगा फॉर अ डॉलर दैन बिफोर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो US डिमांड होती है इंडियन गुड्स की वो कट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो फॉल कर जाते हैं। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री की वैल्यू करेंसी की वैल्यू अगर अप्रिशिएट कर गई तो इट इज अ गुड सिचुएशन। लास्ट एक और क्वेश्चन था कि राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसकी वजह से राइज इन सप्लाई होता है, ठीक है। तो यस ये सही है, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाता है तो माने उसकी सप्लाई भी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सप्लाई और गुड्स को माने अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई का जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी कैन बाय मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स at the same amount and therefore it leads to increase in supply of foreign exchange। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके नॉर्मल क्वेश्चन से इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। और एक चेंज आया है इस बार फॉर्मेट में, जो अकाउंट्स के पेपर का फॉर्मेट है उसका अभी मुझे पता चला एक छोटा सा चेंज आया है।
कि आपको ना लाइनें नहीं बनानी पड़ेंगी स्केल से, वो बनी बनाई आएंगी। आई डोंट नो वेदर इट इज फेक और नॉट, बट ये बनी बनाई आएंगी। जैसे लेजर का फॉर्मेट बना हुआ है, आपको जर्नल का फॉर्मेट LF टोटल अमाउंट पर्टिकुलर्स ये सब बना हुआ है, खाली अंदर आपको लिखना है। नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा कि एंट्री डाल दी उन्होंने, एंट्री आपको खुद करनी है, बट जो स्केल से लाइन लगाने में टाइम लगता था वो नहीं लगेगा अब। सो फॉर दिस ईयर कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस भी हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपने, मैं और भी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगी, बट अगर आपको ये अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसका जो PDF है आप बोलो तो मैं इसको अटैच कर दूंगी, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी कि आपको अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है, ओके फाइन। या अगर कोई और क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आए हैं या आपको नहीं पता कि उनका आंसर आपको कितना लिखना है और क्या लिखना है, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट मी, मैं आपको इनको बता दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोज में। ओके देन गुड बाय फॉर टुडे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ, रेड वाला बटन, घंटे वाला बटन जरूर दबाओ, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। ओके देन गुड बाय।